दिनांक 25 तारीख से शाम 5 बजे हनुमान मंदिर से मैं विश्वास यात्रा की शुरुआत कर रहा हूं। नमस्कार, राष्ट्रभोज से मैं पवन केसवानी। अभी आप स्क्रीन में जिन्हें देख रहे थे वो भिलाई के विधायक हैं देवेंद्र यादव, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं भिलाई से। वो आशीर्वाद यात्रा की बात कह रहे थे कि वो 25 अक्टूबर को आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे और आज 25 अक्टूबर है और इसी 25 अक्टूबर की तारीख का इंतजार था छत्तीसगढ़ की राजनीतिक गलियारों को, जहां यह चर्चा है कि आखिर 25 अक्टूबर को ईडी की विशेष अदालत में क्या होगा, जहां विधायक देवेंद्र यादव के अलावा विधायक चंद्रदेव राय और कांग्रेस के बाकी नेताओं को उपस्थित होने का आदेश दिया है। मामला बेहद संगीन है और ईडी की ओर से जो चार्जशीट प्रस्तुत की गई है उसमें स्पष्ट रूप से कुछ सबूत पेश किए गए हैं। हजारों पन्ने की वो चार्जशीट है जिसमें बताया गया है कि किस तरह से 25 रुपए प्रति टन कोयले में वसूली होती थी और यह वसूली का आंकड़ा बताया गया 540 करोड़ का। यह हैरान करने वाली बात है कि इस मामले में 2 आईएएस समीर बिश्नोई और रानू साहू के अलावा सीएमओ की उप सचिव सौम्या चौरसिया, माइनिंग ऑफिसर शिवशंकर नाग के अलावा कारोबारी सूर्यकांत तिवारी और अन्य लोग पहले ही जेल में हैं। और अब जब अदालत की ओर से यह आदेश दिया गया था कि 25 अक्टूबर तक अग्रिम जमानत ले लेनी है, अग्रिम जमानत तो नहीं हो पाई। सिर्फ एक आरोपी राजेश चौधरी को ही अग्रिम जमानत मिल सकी है। आरोपी देवेंद्र यादव एवं अन्य अदालत के सामने पेश नहीं हो पाए, इसलिए अब अगली तारीख 6 दिसंबर को सम्मन जारी कर पुनः पेश होने का आदेश जारी किया गया है। हो सकता है इस नई तारीख से प्रत्याशी देवेंद्र यादव और उनके समर्थक खुश हों, लेकिन क्या वाकई जनता भी इस नई तारीख से खुश है, ये देखने वाली बात होगी। इसीलिए चर्चा इस बात की है कि अब क्या होगा। कांग्रेस ने हालांकि चंद्रदेव राय को तो टिकट नहीं दी, लेकिन देवेंद्र यादव भिलाई नगर से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। पहले आशंका जताई जा रही थी कि 25 अक्टूबर तक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी हो जाएगी। यदि उनकी गिरफ्तारी होती है तो यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरेगा। लेकिन यह गौर करने वाली बात यह है कि यह मामला सीधे तौर पर घोटाले से जुड़ा है, इसीलिए इसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। न केवल भिलाई से बल्कि छत्तीसगढ़ की अन्य विधानसभा में भी इस बात को लेकर चर्चा होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पहले ही घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार को लेकर आक्रामक है। लगातार भारतीय जनता पार्टी की ओर से अनेक आरोप लगाए गए। बीते 2 सितंबर को जब गृह मंत्री अमित शाह की ओर से 70 आरोपों वाला एक आरोप पत्र जारी किया गया, तब उसमें ढेर सारे ऐसे ही आरोप थे जिसमें प्रमुखता से कोल घोटाले के मामले को जोड़ा गया था। यह समझाने की कोशिश की गई थी कि किस तरह से 540 करोड़ का अवैध लेन देन हुआ। ईडी की ओर से जो तैयारियां की गई उसे लेकर हालांकि कांग्रेस केंद्र के ऊपर आरोप लगाती रही, लेकिन यह समझने वाली बात यह है कि ईडी जब जांच करती है तो पहले पूछ पकड़ती है, सीबीआई की तरह सीधे मुंह नहीं पकड़ती। यानी कड़ी से कड़ी जोड़कर जो तैयारियां की जाती है, हजारों पेज के जो दस्तावेज तैयार किए गए हैं, हमारे पास ऐसे ही कुछ कागजात उपलब्ध कराए गए हैं जिसमें समझाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से करोड़ों का लेन देन हुआ है। और खासकर भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव के मामले में तो स्पष्ट रूप से अवैध लेन देन को साबित करने के लिए जिस तरह के सबूत इकट्ठा किए गए, जिस तरह की डिवाइस का उपयोग किया गया, तमाम सावधानी के बावजूद आखिरकार ईडी ने वो सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। उन सबूतों को हालांकि ईडी की ओर से सार्वजनिक नहीं किया जाता। यही कारण है कि इस मामले में कांग्रेस को हमला करने का मौका मिल जाता है। जिस वक्त मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, ईडी की विशेष अदालत में देवेंद्र यादव और चंद्रदेव राय के अलावा कांग्रेस के अन्य नेता जिसमें आरपी सिंह, विनोद तिवारी, रोशन सिंह, पीयूष साहू, नारायण साहू, मनीष उपाध्याय जो कि आरोपी हैं, उन्हें आज यानी 25 अक्टूबर को अदालत के सामने पेश होना है। जबकि आईएएस समीर बिश्नोई, रानू साहू, खनिज अधिकारी शिवशंकर नाग, संदीप नायक, कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, सुनील अग्रवाल, लक्ष्मीकांत तिवारी, निखिल चंद्राकर, दीपेश टांक और राजेश चौधरी के अलावा सौम्या चौरसिया को भी गिरफ्तार किया गया है। ये सभी जेल में हैं। अदालत की जो कार्रवाई होगी सो होगी, लेकिन
देवेंद्र यादव जिस तरह से अपना प्रचार कर रहे हैं, जिस तरह से अपनी बातों को रख रहे हैं, वहां आपने इस वीडियो की शुरुआत में देखा होगा कि वो किस तरह से आशीर्वाद यात्रा की बात कर रहे थे। दरअसल ये आशीर्वाद यात्रा सीधे तौर पर डोर टू डोर संपर्क नहीं है। आमतौर पर ऐसी यात्राएं चुनाव के काफी पहले निकाली जाती है, जबकि अगले महीने यानी 17 नवंबर को जब भिलाई में चुनाव है और उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता प्रेम प्रकाश पांडे से है। पिछला चुनाव देवेंद्र यादव करीब 2800 वोटों से जीते थे। ऐसे माहौल में एक चर्चा भिलाई में और जोरों पर है, वह है जो प्रचार गाड़ियां देवेंद्र यादव की ओर से निकाली जा रही है, उसमें उनकी तस्वीर नहीं है। कांग्रेस प्रत्याशी को वोट देने की बात हो रही है, लेकिन यह हैरानी भी बेहद स्वाभाविक है कि कांग्रेस प्रत्याशी की तस्वीर के बिना आखिर प्रचार क्यों किया जा रहा है। तमाम तरह की बातें उठ रही है। अकेले देवेंद्र यादव का ही मामला नहीं है। ईडी के द्वारा भिलाई में और उसके पड़ोसी शहर दुर्ग में एक और मामले में गहरी छानबीन की गई। दरअसल यह मामला कोयला घोटाले से अलग चावल घोटाले का है। यहाँ 175 करोड़ का अवैध लेन देन हुआ है। जो 500 करोड़ का कमीशन दिया जाना था राइस मिलर को, उसमें 175 करोड़ रुपए का बंदरबाट हुआ है। इसके लिए ईडी ने ढेर सारे दस्तावेज और सबूत इकट्ठा किए हैं। दरअसल मामला छत्तीसगढ़ में कस्टम राइस मिलिंग को प्रोत्साहन राशि से जुड़ा हुआ है, जहां ईडी ने दावा किया है कि राज्य मार्कफेड के पूर्व प्रबंध निदेशक और चावल व्हील मालिक एसोसिएशन के एक पदाधिकारी ने ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोगों को फायदे के लिए 175 करोड़ की रिश्वत ली है। इस मामले में ईडी ने 20 और 21 अक्टूबर को छापेमारी की और तलाशी के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम यानी PMLA के तहत कार्रवाई की है। ईडी की ओर से कहा गया है कि पहले प्रोत्साहन राशि 40 रुपए की थी, जिसे बढ़ाकर 120 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया, जो 60-60 रुपए के 2 किस्त में भुगतान की जाती थी। ईडी का आरोप है कि यह राशि केवल उन चावल मिल मालिकों को भुगतान की जाती थी जिनके बिलों को मार्कफेड के MD द्वारा भुगतान के लिए मंजूरी दी जाती थी, जिन्होंने एसोसिएशन को रिश्वत का नगद भुगतान किया था। ईडी ने खुलासा किया है कि विशेष भत्ते के 40 रुपए में से 120 रुपए प्रति क्विंटल के इजाफे के बाद 500 करोड़ का भुगतान जारी किया गया। इसी भुगतान में से 175 करोड़ ऊंचे लोगों को पहुंचा दिया गया। ईडी ने अधिकृत बयान दिया है, लेकिन ये ऊंचे लोग कौन है ईडी की ओर से नहीं बताया गया है। हाँ, इतना जरूर खुलासा किया गया है कि छापेमारी में 1 करोड़ 6 लाख की नकदी भी मिली है, ढेर सारे कागजात मिले हैं। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं एन चुनाव के समय पहले कोयला घोटाला, उसके बाद अब चावल घोटाला, ये घोटाले के जुड़े हुए दोनों ही मामलों के तार कहीं ना कहीं मौजूदा सिस्टम यानी राज्य सरकार से जुड़े हैं। कांग्रेस विधायक का नाम आ रहा है, वो चुनाव प्रचार में लगे हैं। जाहिर तौर पर ऐसे मामलों में न केवल कांग्रेस बल्कि कांग्रेस की उस प्रत्याशी की छवि पर कितना विपरीत असर पड़ रहा होगा, इसका सहज अंदाजा वहां की जनता लगा सकती है। भिलाई की जनता प्रबुद्ध है, पढ़ी लिखी है, एजुकेशन हब कहा जाता है। ऐसे में यदि उनके चुने हुए विधायक के विरुद्ध करोड़ों रुपए की अवैध लेन देन का मामला आता है और ईडी जो दस्तावेज जारी कर रही है और उस दस्तावेज को पब्लिक तक पहुंचा दिया जाए, तब इसका कितना बुरा असर होगा। हमारे पास वो कागजात है, हमारे पास उपलब्ध इन कागजातों की हम आधिकारिक रूप से पुष्टि तब तक नहीं करते जब तक हमें कोई सरकारी स्तर पर इसकी सहमति नहीं देता या स्वीकारोक्ति नहीं करता। चूंकि ये मामला घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार से जुड़ा है और भारत की जनता बेहद जागरूक हो चुकी है। 10-1 साल पहले जब लगातार देश में घोटालों के तमाम आरोप सामने लग रहे थे, तो वो मामला ईडी का हो, 4G का हो, कोल स्कैम का हो, तमाम ऐसे मामले जो लगातार सुनाई दे रहे थे। बीते कुछ सालों में हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर सुनाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो कि विपक्ष में है, उनके विरुद्ध छत्तीसगढ़ की मौजूदा कांग्रेस सरकार के विरुद्ध एक के बाद एक जिस तरह से आरोप लगाए गए, जिस तरह से ईडी की छापेमारी चल रही है, जिस तरह से देश के गृह मंत्री अमित शाह की ओर से 70 घोटालों की जो सूची सौंपी गई, प्रथम दृष्टया तो आम नागरिक ये समझेगा कि चुनाव से पहले ऐसे आरोप लगते रहते हैं, लेकिन सोशल मीडिया का दौर है, ये कागजात एक दूसरे तक पहुंच जाते हैं। लोग बेहद जागरूक हैं, खासकर तब जब भारत की अधिकांश आबादी युवा हो। 70% आबादी यहाँ 35 साल से नीचे है, जो कि हर चीज का क्रॉस चेक करती है, गूगल के कीवर्ड देखती है, तमाम तरीके के साधन उपलब्ध है। ऐसे में हो सकता है कि तुरंत इसका रिएक्शन ना हो, लेकिन जिस दिन मतदान होगा तब जनता तो
प्रश्न पूछेगी कि ये सबूत है, ये पेपर है और इस तरह का व्यवहार है, ऐसे में ये जो आरोप लग रहे हैं वो कहाँ तक जायज हैं, क्योंकि बिना आग के तो धुआं भी नहीं उठता। यहाँ एक बात और समझने वाली है, ऐसे हालात को और बदली हुई परिस्थिति को समझते हुए कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए कर्जा माफी का एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। दरअसल सीएम भूपेश बघेल की ओर से 2019 में ये बात कही गई थी कि अब कर्जा माफी हम दोबारा नहीं देंगे, जबकि 2018 में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कर्जा माफी की बात की थी। तब छत्तीसगढ़ के 18,82,000 किसानों का कर्जा माफ किया गया था। तब शासन की ओर से जनता के खजाने से 9,270 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया गया था। मौजूदा समय में दावा किया जा रहा है कि 22 लाख किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा। वैसे छत्तीसगढ़ में करीब 25 लाख रजिस्टर्ड धान उगाने वाले किसान हैं और दावा किया जा रहा है कि 22 लाख किसानों को यह फायदा पहुंचाया जाएगा। चुनाव के ठीक पहले यदि कर्जा माफी का मास्टर स्ट्रोक चला जाएगा तो जाहिर तौर पर इसका सीधा असर मतदान में पड़ सकता है। इससे भारतीय जनता पार्टी कैसे निपटेगी यह देखना होगा। देश के और राज्य की जागरूक जनता को यह समझना होगा कि कर्जा माफी जैसा मास्टर स्ट्रोक जनहित में कितना आवश्यक है। राजनीति की बोलचाल की भाषा में इसे भले से मास्टर स्ट्रोक कहा जाए, क्या वाकई यह मास्टर स्ट्रोक है? क्या यह वाकई जनता के हित में है? इसका जवाब आपको देना होगा, खासकर तब जब मौजूदा सरकार के विरुद्ध बेहद संगीन आरोप लग रहे हों। ऐसे में समझने वाली बात यह है कि घोषणा पत्र जारी होने से पहले अचानक सीएम भूपेश बघेल को कर्जा माफी, जाति आधारित जनगणना, 17.5 लाख पीएम आवास देने जैसी बड़ी घोषणाएं अलग से क्यों करनी पड़ रही है। दरअसल सीएम भूपेश बघेल बेहद मंझे हुए पॉलिटिशियन है। उन्हें मालूम है कि हर दिन परिस्थितियां कैसे बदलती है, परसेप्शन कैसे बनाया जाता है। घोषणा पत्र जारी होने के इंतजार से पहले अचानक सीएम की ओर से जो बड़ी घोषणाएं की गई है उसे छत्तीसगढ़ की राजनीतिक गलियारों में विशेष चर्चा शुरू हो गई है। जानकार तो यहां तक बता रहे हैं, कहीं है निगाहें, कहीं है निशाना, मामला कुछ और है। अचानक ऐसी घोषणाओं की जरूरत क्यों आन पड़ी, इसे आपको और हमें समझना होगा। आने वाले समय में अंदर खाने की ऐसी ढेर सारी बातें हम आप तक शेयर करेंगे, बाकायदा कागजातों के साथ। हमारे पास ढेर सारे सबूत हैं, लेकिन उन सबूतों को जब तक हम पुश नहीं कर लेते, ऑन एयर नहीं करते, आपसे साझा नहीं करते, विश्वसनीयता हमारी बहुत बड़ी पूंजी है। हम लगातार आपके स्नेह से आगे बढ़ रहे हैं, पूरी सच्चाई और निर्भीकता के साथ। राष्ट्रबोध अपने मिशन में लगा हुआ है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि राष्ट्रबोध आपका अपना जनमंच है, आपकी अपनी आवाज़ है। तो आज के लिए इतना ही। मेरी आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी। नमस्कार।